आज के जमाने में भारतवर्ष में शादी से ज्यादा तलाक के चर्चे हो रहे हैं। तलाक के बारे में पहले सुना जाता था कि बहुत ही रेयर केसेस में हम तलाक की तरफ बढ़ते थे। आप इतने सालों से मैट्रिमोनियल केसेस हैंडल कर रही हैं, तो आपके पास ज्यादातर विक्टिम कौन होते हैं, लड़के या लड़कियां? देखिए, विक्टिम्स आज की डेट में दोनों 50-50 हैं। पहले एक अलग बात होती थी कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स आती थी, बट आज की डेट में हस्बैंड्स भी आते हैं। तो जो वुमेन्स होती हैं वो हमेशा हेजिटेट आज भी करती हैं। जो रियल वुमेन्स विक्टिम्स हैं वो आज भी हेजिटेट करती हैं कि हम जाएं कि नहीं जाएं, या हम कोई हमारे किसी स्टेप को उठाने से हमारे बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा। हमारे पास एक केस आया था जिसमें हस्बैंड हमारे पास आया, उसका कहना ये था कि मैं डिवोर्स लेना नहीं चाहता, बट मुझे मजबूर किया जा रहा है। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि मजबूर क्यों किया जा रहा है? डिवोर्स लेना मजबूरी नहीं है, ये दोनों का डिसीजन कलेक्टिवली होना चाहिए। मजबूरी नहीं होती है डिवोर्स लेना। उनका कहना था कि नहीं मैडम, मुझे धमकियाँ मिलती हैं मेरी वाइफ से कि अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती नहीं हूँ, मुझे अगर डिवोर्स नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। प्रॉपर्टीज का उन्हें सबसे ज्यादा डर रहता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए जो खरीदा है उस पे पूरा हक हमारी वाइफ का होगा, बट ये गलत है। अवेयरनेस नहीं है। अगर आपके अंदर अवेयरनेस होती, आपको पता होगा, तो आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। एलिमिनी कभी भी कोर्ट ऐसे डिसाइड नहीं करती, मेंटेनेंस कोर्ट ऐसे डिसाइड नहीं करती। देखिए, कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहता कि उनके बच्चों का घर टूटे। हर माँ बाप ये चाहता है वो हमेशा खुश रहे और साथ में रहे। तो अगर आपको लगता है कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कि आपकी वजह से झगड़ा हो रहा है, तो इट्स बेटर कि बच्चों को बोलें कि आप इंडिपेंडेंट रहो, हम आपके साथ हैं। तो होता है ना कि रिश्ते इंपॉर्टेंट है, दूर रह के भी निभाए जा सकते हैं अगर दूरियों से प्यार बना रहता है तो। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय के बारे में चर्चा करने बैठे हैं, फैमिली मैट्रिमोनियल केसेस। हमारे स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है एडवोकेट सुनीता शर्मा जी को, जो एक मैट्रिमोनियल एक्सपर्ट हैं, और आज हम चर्चा करेंगे इनके साथ बहुत सारे विषयों पर, जैसे कि फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली वायलेंस, कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, मेंटेनेंस, या किन किन विषयों पर हम डिवोर्स की तरफ मुड़ सकते हैं। एलिमनी से रिलेटेड कि एलिमनी कितनी होनी चाहिए, एलिमनी कैसे डिसाइड होती है, डिवोर्स किन किन कारणों से हो सकते हैं, और आप किस समय लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए आज चर्चा शुरू किया जाए एडवोकेट सुनीता शर्मा जी के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत दिनों से मन था कि एक ऐसे संवेदनशील विषय पर किसी वकील से ही बात करूं, क्योंकि आज के जमाने में भारतवर्ष में शादी से ज्यादा तलाक के चर्चे हो रहे हैं। और तलाक के बारे में पहले सुना जाता था कि बहुत ही रेयर केसेस में हम तलाक की तरफ बढ़ते थे। शादी का हर्षोल्लास तलाक के मातम से कम होता जा रहा है। तो मैम, सबसे पहला प्रश्न जो मेरा है, तलाक होता क्या है? व्हाट इज डिवोर्स? देखिए, डिवोर्स जो है वो दो तरीके से होता है। डिवोर्स में आप कंटेस्टेड भी फाइल कर सकते हैं और म्यूचुअल भी फाइल कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आपको अगर दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं तो आपको म्यूचुअल की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि कंटेस्टेड की तरफ, क्योंकि म्यूचुअल में आप पीसफुली और एमिकेबली सेटल होके और अलग हो सकते हैं। कंटेस्टेड में आपका जो केस है वो कोर्ट में फाइल होगा। म्यूचुअल में भी कोर्ट में फाइल होता है, बट आपके सिर्फ दो मोशंस होते हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन, और आपका केस क्लियर हो जाता है और आप डिवोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। बट अगर आप कंटेस्टेड फाइल करते हैं, वो 5 to 6 years मैक्सिमम लगते हैं, और जो हमारे जो कोर्ट्स हैं वो 3 years में कंप्लीट कर देते थे केसेस को, बट आफ्टर कोविड क्योंकि बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इतना टाइम लग जाता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि 2018-17 के भी हैं। तो मेरा सजेशन हमेशा यूथ के लिए, सबके लिए ये होता है कि पहली चीज़, डिवोर्स कोशिश करें। अगर आप विक्टिम नहीं हैं तो डिवोर्स ना लें, और अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो सबसे पहली कोशिश ये करिए कि आप म्यूचुअल डिवोर्स लें। म्यूचुअल डिवोर्स कैसे लें? तो वो आप अपने किसी लॉयर के को संपर्क कर सकते हैं। लॉयर से आप बात करिए, वो आपको असिस्ट करेंगे कि आप म्यूचुअल डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। ओके मैम, विक्टिम की जहां तक बात आ रही है, तो आप
इतने सालों से मैट्रिमोनियल केसेस हैंडल कर रही हैं, बिल्कुल। तो आपके पास ज्यादातर विक्टिम कौन होते हैं, लड़के या लड़कियां? देखिए, विक्टिम्स आज की डेट में दोनों 50-50 हैं। पहले एक अलग बात होती थी कि 50 सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स आती थी, बट आज की डेट में हस्बैंड्स भी आते हैं और वुमेन्स भी आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वुमेन्स की। तो जो वुमेन्स होती हैं वो हमेशा हेजिटेट आज भी करती हैं। जो रियल वुमेन्स विक्टिम्स हैं वो आज भी हेजिटेट करती हैं कि हम जाएं कि नहीं जाएं, या हम कोई हमारे किसी स्टेप को उठाने से हमारे बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जो जेन्युइन विक्टिम्स होती हैं वुमेन्स, वो आगे आज भी नहीं आ रही हैं। उनके लिए हमेशा मेरा सजेशन ये होता है कि अगर आप विक्टिम हैं, जिस शादी में रिस्पेक्ट नहीं है, इमोशंस नहीं है, वो शादी शादी नहीं है। आप उसको जेन्युइनली खत्म करेंगी तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। अदरवाइज आप अपने बच्चों को ये सीख देंगी कि बेटा, आज जिस शादी में मैं, जिस बंधन में मैं हूं, वो बंधन तुम्हारे लिए भी होगा, क्योंकि बच्चे आपको देख के आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अगर आप विक्टिम हैं तो आप जरूर लॉयर को संपर्क करें। और अगर आप डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हैं, विक्टिम होने का मतलब ये नहीं कि आप डाइवोर्स लें। हमारे पास कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर विक्टिम होते हैं पर वो डाइवोर्स नहीं लेती हैं। आप क्या करें, आप लॉयर को अप्रोच करें। लॉयर को अप्रोच करेंगे तो वो आप, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस केस अगर आपका बन रहा है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल क्रूअल्टी, क्रूअल्टी मीन्स क्रूअल्टी, दैट विल कम्स अंडर आपके डोमेस्टिक वायलेंस में। तो डोमेस्टिक वायलेंस का अगर आपका केस है या डॉरी से रिलेटेड आपका केस बन रहा है, तो आप लॉयर को जब अप्रोच करते हैं तो वो एक कंप्लेंट बनाते हैं आपकी और वुमेन सेल में दी जाती है। अब वुमेन सेल में आप दोनों की काउंसलिंग होती है। तो आप काउंसलिंग के थ्रू आपका जो घर है वो टूटेगा नहीं, बच सकता है। तो जब आप लॉयर को अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने घर को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं या आप डाइवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाइवोर्स की तरफ तब आप बढ़े जब आपको ये लगे, फील हो कि इस मैरिज में मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तब आप डाइवोर्स की तरफ बढ़े। तो मैम, विक्टिम कौन है? मतलब लड़कियां विक्टिम ज्यादा हैं आज की डेट में या लड़के? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि विक्टिम्स दोनों हैं। आज की डेट में हमारे पास मेल्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। उनको डर लगने लगा है, डरते हैं मेल्स भी कि हमारी वाइफ हमारे साथ ऐसा कर रही है, हमारी वाइफ कनेक्टेड फील नहीं कर रही है। कुछ क्लाइंट्स तो हमारे पास ऐसे आते हैं जो रोने लग जाते हैं, मेल होकर, हस्बैंड होकर रोते हैं। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि मेल्स आते हैं आपके पास डिवोर्स लेने के लिए और रोते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर ये है कि हम मेल्स के लिए कोई भी लॉ नहीं है। उनको ये लगता है अवेयरनेस नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उनके लिए लॉ नहीं है, लॉ है, बशर्ते आप उसको अच्छे से यूज करें। उनको डर सबसे ज्यादा ये होता है कि उनकी जॉब चली जाएगी क्योंकि उनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड बन जाएगा। अब आप ये समझिए कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से उनकी जॉब का क्या कनेक्शन है। जॉब का कनेक्शन बिल्कुल है। जब आप नोएडा जैसी सिटी में रहते हैं, दिल्ली है, गुड़गांव है, बहुत सारे एमएनसीज होती हैं। आपका पे आउट तो बहुत अच्छा होता है, आप 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 6 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आपको एक टेंशन। और आप जो घर लेते हैं वो लोन पे लेते हैं। तो जब आप लोन पे घर लेते हैं और घर में डिस्प्यूट्स ऐसे चल रहे हैं जहां पर आप मेंटली परेशान हो चुके हैं, आपको खतरा होता है कि मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। चलिए, परफॉर्मेंस तो अच्छी है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपकी वाइफ के खिलाफ अगर आपने आवाज उठाई तो वाइफ आपके अगेंस्ट में डॉरी केस फाइल कर देगी, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है। आप जिस ऑफिस में हैं वो ऑफिस, आपके ऑफिस का जो स्टाफ है, आपके जो बॉस हैं, वो आपका नेचर समझते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है आपका। तो जब आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराते हैं, आपकी जो नेक्स्ट कंपनी होगी वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, तो उस दौरान आपके एक्स एम्प्लॉयर से पूछा जाता है और प्लस आपसे पूछा जाता है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो वहां पर अगर आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एफआईआर है, तो वो आए। जिसका डर हर एक हस्बैंड को है
दूसरा डर उनका पेरेंट्स की सिक्योरिटी। ये दो जो डर हैं यही उन्हें मजबूर कर देते हैं एक बंधन में बंधने के लिए, या वो हमारे पास आते हैं और सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। ओके, किस बात की इनसिक्योरिटी? सिर्फ जॉब की या एलिमनी की? सबसे ज्यादा जॉब की और पेरेंट्स की सिक्योरिटी की। थर्ड अगर हम कहें डेफिनेटली एलिमनी। फोर्थ अगर हम कहें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का उन्हें सबसे ज्यादा डर रहता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए जो खरीदा है उस पे पूरा हक हमारी वाइफ का होगा। ओके, बट ये गलत है, अवेयरनेस नहीं है। अगर आपके अंदर अवेयरनेस होती, आपको पता होगा, तो आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एलिमिनी कभी भी कोर्ट ऐसे डिसाइड नहीं करती, मेंटेनेंस कोर्ट ऐसे डिसाइड नहीं करती। क्लाइंट्स हमारे पास जो आते हैं उनका डर इसमें भी ये भी सबसे ज्यादा होता है कि हमारे जितनी भी सैलरी है या हमारी जितने भी इनकम है उस पर पूरा हक वाइफ का है। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी कोर्ट जब भी आपके अगेंस्ट में कोई केस फाइल हुआ है तो आपसे और आपकी वाइफ से दोनों पार्टी से इनकम एफिडेविट फाइल करवाती है। इनकम एफिडेविट फाइल करवाते वक्त आपसे 3 महीने का ITR 3 साल का ITR फाइल करवाती है, आपसे बैंक स्टेटमेंट फाइल करवाती है 6 मंथ्स का। अगर आप वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, तो सैलरी स्लिप्स होंगी, प्लस आपके जो भी एसेट्स हैं उन सबकी डिटेल्स उसमें मेंशन होती है। उनके अलावा अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं या आपके कोई डिपेंडेंट हैं तो इन सबको लायबिलिटीज में लेकर उनको कलेक्ट करती है। फिर आपका जो लॉयर है वो आपके केस को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे क्लाइंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये लायबिलिटीज हैं। लोन्स अगर आपने लिए हुए हैं वो लोन्स भी आपकी लायबिलिटीज में काउंट होते हैं। फिर जो बचता है उस पर डिसाइड होता है कि आपकी एलिमनी कितनी होगी या मेंटेनेंस कितना होगा। ओके, तो एलिमनी डिसाइड करने के लिए कोर्ट कंप्लीटली लायबल है, यानी कि सारी चीजों को, दस्तावेजों को चेक करने के बाद डिसाइड की जाती है कि एलिमनी कितनी दी जाएगी। मगर अगर कोई लड़की सेल्फ एम्प्लॉयड है या जॉब कर रही है, क्या तब भी उसे मेंटेनेंस मिलती है? आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लड़की अगर जॉब कर रही है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो डेफिनेटली इसका आंसर अगर मुझसे पूछे तो मैं मना करूंगी कि नहीं। जब कोर्ट डॉक्यूमेंट्स देखती है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं आपके मेंटेनेंस पे या एलिमनी पे, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर वाइफ वर्किंग है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली साउंड है, तो उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। बट अगर आपका बच्चा है तो आपको बच्चे की फीस पे करनी पड़ेगी। कोर्ट सिर्फ इतना बोलती। ओके मैम, एक जिज्ञासा है। आपने दोनों पक्षों के बिहाफ पे कोर्ट में केस किया होगा, गर्ल विक्टिम एंड बॉयज विक्टिम। तो क्या आप हमारे दर्शकों के साथ कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल केस डिस्कस करना चाहेंगी जिसमें एक बॉय विक्टिम है और गर्ल चाहती है कि वो एलिमनी की वजह से डिवोर्स फाइल करवाने के लिए बॉय को मजबूर कर दे? ये ऐसे हमारे पास केसेस आए हैं और एक नहीं आए हैं, मल्टीपल केसेस आए हैं ऐसे। वुमेन्स भी आज की डेट में वर्किंग है, फाइनेंशियली साउंड है। हमारे पास एक केस आया था जिसमें हस्बैंड हमारे पास आया था। उसका कहना ये था कि मैं डिवोर्स लेना नहीं चाहता बट मुझे मजबूर किया जा रहा है। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि मजबूर क्यों किया जा रहा है? डिवोर्स लेना मजबूरी नहीं है, ये दोनों का डिसीजन कलेक्टिवली होना चाहिए, मजबूरी नहीं होती है डिवोर्स लेना। उनका कहना था कि नहीं मैडम, मुझे धमकियां मिलती हैं, मुझे धमकियां मिलती हैं मेरी वाइफ से कि अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती नहीं हूँ, मुझे अगर डिवोर्स नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहा है। लड़की इसलिए बोलती है क्योंकि उसका अफेयर किसी के साथ चल रहा है।
अफेयर शादी से पहले था, बट हस्बैंड की गलती सिर्फ इतनी थी कि हस्बैंड को पता था उसका अफेयर है, फिर भी उसने उसको सपोर्ट किया कि नहीं, मेरा छोटा बच्चा है, एडजस्टमेंट कर लूंगा, एटलीस्ट मेरे बच्चे को मेरे बच्चे को अपनी माँ का प्यार मिल जाएगा। मेरी सिर्फ इतनी गलती थी। हमने ये बोला कि अगर अफेयर था, आपके पास प्रूफ थे, तो आप कोर्ट क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि मैडम मेरी बात पर विश्वास कौन करेगा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ पर इंडिया में मेल का अगर अफेयर है तो वुमेन चिल्ला चिल्ला के बोल देगी कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, मेरे साथ उसने ये किया, बट मेरी आवाज कौन सुनेगा? मुझे सीढ़ियों से धक्का मार के गिरा दिया था उसने, बट कोई विश्वास करेगा कि मेरी वाइफ ने मुझे धक्के मार के गिरा दिया स्टेयर से? मेरा पैर में फ्रैक्चर हुआ था, फिर भी वो नहीं गया, सिर्फ इस डर से कि मेरी कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर को अगर ये बोले कि मेरी वाइफ ने मुझे गिरा दिया, उसकी वजह से मुझे फ्रैक्चर हुआ, तो एटलीस्ट डॉक्टर एक रिपोर्ट बना सकता था, एमएलसी हो सकती थी उसकी। बट उसने वो नहीं किया क्योंकि उसे अवेयरनेस ही नहीं थी। एक फीमेल को ये अवेयरनेस है कि वो उसे अगर कोई चोट पहुंचा रहा है, हस्बैंड अगर चोट पहुंचा रहा है, फिजिकल क्रुएल्टी कर रहा है, तो वो सीधा हॉस्पिटल जाएगी, अपनी एमएलसी करवाएगी और एक केस बन जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा मेरे हस्बैंड के केस में। बट मेल्स को नहीं पता कि अगर आपके साथ फिजिकल क्रुएल्टी हुई है, हमारे पास मेल्स में निशान है, ब्लड के निशान है, बाइट के निशान है, बट कभी भी मेल किसी भी हॉस्पिटल में जाके ये नहीं बोलता कि मेरे साथ, मेरी वाइफ ने मेरे साथ ऐसा किया है, कि उसकी डॉक्टर फिर एमएलसी करे और उसका एक केस बनाए। नहीं, रीजन क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस केस जो होता है वो सिर्फ वुमेन ही वुमेन के ऊपर, वुमेन डाल सकती है, चाहे वो मेल पे डाले या फीमेल पे डाले, बट एक मेल नहीं डाल सकता केस। और अगर एक मेल एफआईआर लॉन्च कराने के लिए जाता भी है तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसको एक और ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। वो ये बोलते हैं कि ये केस फैमिली डिस्प्यूट है, आपस में सुलझा लो। ये क्लाइंट मेरे पास आया था, उसके साथ ये सारी चीजें हुई हैं और उसको डिवोर्स मिला और कोर्ट ने भी माना कि क्रूएल्टी, जेन्युइन क्रूएल्टी थी हस्बैंड के ऊपर। वो जब हमारे पास आए तो हमने उनसे बहुत सारी डिटेल्स में बात करी, उनकी काउंसलिंग करी। जब भी हमारे पास कोई डिवोर्स के लिए या फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी केस आता है तो सबसे पहले हम काउंसलिंग करते हैं। हम खुद पहले पहचानते हैं कि ये जेन्युइनली केस डिवोर्स का है भी कि नहीं। हम डिवोर्स के फेवर में कभी नहीं होते। अगर हमें लगता है 0.1% भी कि एक चांस देना चाहिए किसी शादी को, तो हम कन्विंस करते हैं अपने क्लाइंट्स को, आप अपनी मैरिज को एक चांस दो। एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने अपनी लाइफ को, अपनी शादी को चांस नहीं दिया। चांस देते तो शायद घर बच जाता। जब हमें लगता है कि कोई स्कोप नहीं है शादी में, बिल्कुल टूट चुकी है, सिर्फ और सिर्फ एक लीगल वे में इसको कंप्लीटली खत्म करना है, तब हम क्लाइंट को बोलते हैं कि ठीक है, हम डिवोर्स फाइल करते हैं। बट उस केस में भी हमारी सेकंड अप्रोच ये होती है कि आप म्यूचुअल की तरफ चले जाओ। वो भी नहीं होगा तब हम जाते हैं कंटेस्टेड की तरफ। मैम, बहुत सारी जगह पर क्योंकि रील्स, शॉर्ट्स और सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि बॉलीवुड में एक ट्रेंड बन गया है। आज की डेट में लोगों के पास बहुत सारे सिबलिंग्स नहीं हैं, एक बच्चा है। जब वो बच्चा बीच में रहता है तो उन दोनों के पास, पति और पत्नी के पास, एक कारण होता है साथ रहने का कि हम दोनों इसलिए साथ हैं क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के लिए हम दोनों को साथ रहना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, वो 8th में पहुंचता है, 9th में पहुंचता है, स्वावलंबी होने लगता है, अपनी सोच उनकी परिपक्व हो जाती है, तब उनके पास ये कारण भी नहीं रहता है।
और तब बहुत ही सहजता के साथ पत्नी एलिमनी के केस के लिए, माने एलिमनी के लिए मैं कहूंगी, पति के ऊपर एक केस डालती हैं और दोनों सेपरेट हो जाते हैं और आजादी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। ये जो कल्चर है, पाश्चात्य कल्चर या बॉलीवुड कल्चर, क्या आपके पास ऐसे भी केसेस आते हैं नॉर्मल सिविलियंस के जो उन लोगों से प्रभावित होकर स्टार्टिंग ऑफ द मैरिजेस में नहीं? क्योंकि मेरा अगला प्रश्न ये भी था कि डिवोर्स शादी के कितने समय के बाद फाइल किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, क्या डिवोर्स जो बाद में एक परिपक्व माता पिता लेते हैं उसका कारण क्या है? देखिए, डाइवोर्स आप शादी के तुरंत बाद नहीं ले सकते। कोर्ट भी ने डिसाइड किया हुआ है, कोर्ट ने बताया है कि आप आफ्टर 1 ईयर अप्लाई कर सकते हो डाइवोर्स के लिए। और कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि शादी जो होती है उसमें 2 अनजान लोग मिलते हैं, है ना। हमारी 5 उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां सेम नहीं होती। तो सेम चीज अगर 2 लोग एक घर में हैं तो जायज सी बात है कि दोनों की चॉइस बिल्कुल अलग होगी, पसंद नापसंद बिल्कुल अलग होगी। आप कैसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, एडजस्ट करते हो, उसका नाम शादी होता है। तो जब आप 1 ईयर कंप्लीट किसी इंसान के साथ रहते हो तभी आपको पसंद नापसंद पता लगती है। कोर्ट 1 ईयर के बाद इसीलिए करता है कि आप जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लें। अदरवाइज आज झगड़ा हुआ और आप सीधे बोल देंगे, वो मुस्लिम समाज में मेरा कोई समाज को लेकर या रिलीजन को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, मैं वहां पर कोई किसी के सेंटिमेंट से नहीं डालना चाहती हूँ। मुस्लिम समाज में जब गुस्सा आता है तो ट्रिपल तलाक वाला आपने सुना होगा। आज भी वैलिड है क्या वो? नहीं, आज वो वैलिड नहीं है। बट हस्बैंड्स क्या बोलते थे कि 3 बार तलाक बोल देंगे तो तलाक है। तो सेम चीज अगर हमारे HMA में, अगर हिंदू मैरिज एक्ट में अगर हो कि 1 ईयर से पहले अगर आप डाइवोर्स ले सकते हो, तो आज आपको गुस्सा आया तो कल को आप फाइल कर देंगे। बट हमें अपनी शादी को टाइम देना चाहिए। जब आप टाइम देते हैं 1 ईयर, उसमें झगड़े भी होते हैं, एडजस्टमेंट भी होती है, उसमें इमोशंस भी होते हैं। आज आपका झगड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपका 6 महीने तक चलता रहेगा झगड़ा। कोशिश ये करें, आज झगड़ा हुआ है, उसको सोने से पहले उसको खत्म कर दें, तो शादी चलती है। अदरवाइज शादी नहीं चल पाएगी। फिर आप 1 ईयर रुक के भी कोई फायदा नहीं। तो आपके जो क्वेश्चन का जवाब है कि हम कब फाइल कर सकते हैं, तो आफ्टर 1 ईयर आप फाइल कर सकते हो, उससे पहले नहीं। बहुत रेयरेस्ट टू रेयर केस में आपको जो ग्राउंड्स हमारे दिए हुए हैं HMA में, आप उसके अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। बट 1 ईयर के बाद डालें, वो बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि परिपक्व शादी यानी 10 साल के बाद वाली शादियां, 15 साल की बाद वाली शादियों में भी क्या डिवोर्स के परसेंटेजेस आ रहे हैं आपके पास? और अगर आ रहे हैं, जिनकी शादियां 10 साल से ऊपर की टिकी हुई हैं, तो रीजंस क्या दे रहे हैं? रीजंस देखिए, हमारे पास 20 साल की शादी वाले भी हैं, 25 साल की शादी वाले हैं, 30 साल की शादी वाले भी हैं हमारे पास, जो 30 साल के बाद डिवोर्स लेना चाहते हैं। रीजन अगर हम उनसे पूछें, खास करके ऐसे केसेस में फीमेल्स आ रही हैं, मेल्स बहुत कम है। ऐसे केसेस में फीमेल्स आ रही हैं कि बच्चे बड़े हो गए, हम रहना नहीं चाहते थे, बट बच्चों की वजह से हम रहना पड़ रहा था हमें। हम फेडअप हो चुके हैं इस शादी से, बच्चों की मैंने शादी कर दी है, बट अब मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि 20 साल बाद वाली शादियां, उसमें अक्सर फीमेल्स विक्टिम होती हैं, जो पहले बोलती नहीं है सिर्फ बच्चों की वजह से। जब वो एक सर्टेन टाइम आता है कि अब बच्चा मेरा सेटल हो चुका है, तब वो हमारे पास आते हैं डिवोर्स के लिए कि मुझे डिवोर्स चाहिए। हम उनसे सेम चीज पूछते हैं कि अब क्यों, उससे पहले क्यों नहीं आया? उनका आंसर होता है कि बच्चों की वजह से, कि बच्चे थे हमारे, उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता, इस वजह से हमने डिवोर्स के लिए फाइल नहीं किया, या हमने डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी से रिलेटेड
अगर वो अब्यूज हो रही हैं तो उस पर कुछ उन्होंने कभी रेज नहीं किया। तो मैम जो 10 साल 20 साल की शादियों के बाद आपके पास आती हैं, तो क्या उनसे भी आप एविडेंसेस मांगती हैं और उनको भी सबूत इकट्ठा करने पड़ते हैं, या उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े से नॉमिनल और हल्के होते हैं? देखिए, हल्का नहीं होता। कोर्ट के पास अगर कोई भी केस जा रहा है तो कोर्ट को एविडेंसेस चाहिए। कोर्ट को हमेशा एविडेंसेस चाहिए। कभी भी आप जाएंगे तो आप डोमेस्टिक वायलेंस या डॉरी से रिलेटेड अगर आपके कुछ हैं इश्यूज, तो आपको उसके लिए भी प्रूफ्स लाने पड़ेंगे, इकट्ठे करने पड़ेंगे। चाहे अगर आपके हस्बैंड ने आपके ऊपर हाथ उठाया है तो आप उसकी फोटोग्राफ लीजिए, फोटोग्राफ लेके सेव करिए, आप डाटा रखना शुरू करिए। अदरवाइज जो विक्टिम्स होते हैं वो कभी भी, आधे से ज्यादा विक्टिम्स के पास कभी प्रूफ होता ही नहीं है, बट वो जेन्युइनली विक्टिम होते हैं। और यही एक कारण है जिसकी वजह से चाहे मेल हो या फीमेल दोनों चुप रहते हैं। तो आपको सबसे पहले अप्रोच करना चाहिए लॉयर को, और लॉयर आपको सजेस्ट करेगा कि आप कैसे कैसे एविडेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। वो बताएगा आपको तरीके कि आपको क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब लड़कों की शादी होती है तो आज की डेट में ना बहुत एक कल्चर चल रहा है कि बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, कल को अगर बहू अगर गलत आ गई तब क्या? हमने ये जो संजोया है, प्रॉपर्टीज बनाई है, सिर्फ बच्चे के लिए करी है, बट कल को हमारी बहू आई और एडजस्टमेंट नहीं कर पाई, देन क्या? बहुत ट्रॉमा है आज की डेट में। चाहे ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स पक्ष की तरफ से, नहीं, मेल पक्ष में भी ये ट्रॉमा है। और शादी से पहले पेरेंट्स का ट्रॉमा है, शादी के बाद हस्बैंड्स का ट्रॉमा बन जाता है। मेल्स पहले नहीं सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सब मैनेजेबल है, बट ऐसा नहीं है। आपको कुछ मैं टिप्स बताती हूँ आपके इस फोरम में कि आप क्या क्या कर सकते हो। प्लीज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जब भी आपकी शादी हो रही है तो शादी होने के बाद कोई भी कैश, क्योंकि आज भी इंडिया में वो कल्चर है कि शादी के टाइम जो लड़की पक्ष होता है वो कुछ आपको शगुन के तौर पे कैश देता है या आपके अकाउंट में डालता है। आप कभी भी बीइंग एन हस्बैंड, या आप हस्बैंड के अगर पेरेंट्स हैं, लड़के के पेरेंट्स हैं, मैं आपको ये टिप देना इसलिए चाहती हूँ सो डैट कि ये जो फॉल्स केसेस हैं डाउरी के, ये ना आए। आप क्या करें, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में ना लें, ना ही अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर में, रिलेटिव के अकाउंट में ना लें, खुद के अकाउंट में ना लें। दूसरा, आप कोई भी ट्रांजैक्शन चेक मोड पे भी ना लें। जो शादी हो रही है उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ्स संभाल के रखें। शादी के बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में अपनी वाइफ के या अपने वाइफ के जो पेरेंट्स हैं उनके थ्रू ना करवाएं, शादी के बाद भी। अदरवाइज फेक केसेस में ऐसा होता है कि मुझे परेशान किया जा रहा है और फलाने दिन मुझसे इतने पैसे मेरे हस्बैंड ने मांगे। जैसे एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं, सोचते हैं कब तक रेंट पे रहेंगे, एक अपना घर होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट घर होना चाहिए। पैसे की कमी है, हस्बैंड बोलता है कि तुम अपनी वाइफ से, तुम अपने पेरेंट्स से कुछ अमाउंट ले लो, मैं वापस कर दूंगा। वो जेन्युइनली आप दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, वाइफ ने ले लिए, हस्बैंड को दे दिए पैसे, लेकिन फ्यूचर में आप दोनों का डिस्प्यूट हो गया किसी बात को लेकर, और ये चीज तलाक तक अगर पहुंचती है और वाइफ लॉयर के पास अगर गई तो लॉयर आपको 2 मिनट नहीं लगेंगी इस सिंपल से केस को डाउरी बनाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने व्यूअर्स से बोलिए कि वो कभी भी किसी भी मोड में
ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट या अपने फैमिली के अकाउंट में ना ले, ना ही शादी से पहले ना ही शादी के बाद, कभी भी कोई ट्रांजैक्शन ना रखें। ओके, तो ये दोनों पक्षों के लिए एक तरीके से हिदायत है कि अगर लड़की चाह रही है कि अगर वाकई डाउरी का केस है तो फिर ट्रांजैक्शन कैश में ना दें, और अगर लड़का डाउरी नहीं मांग रहा है और अगर वो लोग आपके अकाउंट में डालना चाह रहे हैं तो आप कैश में ही लें। बिल्कुल कैश में ही ले, और अगर रिटर्न अगर आप कर रहे हैं तो अकाउंट से रिटर्न कर दीजिए। अगर आपके अकाउंट में पैसा अगर आप ले रहे हैं तो आप अकाउंट से ही वो पैसा रिटर्न कर दीजिए। ओके, एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें लड़की उत्तराखंड की है, डिफेंस में उसके फादर थे, लड़का उत्तराखंड में है, फादर वहीं है लड़के के, दोनों डिफेंस में है। लड़की के फादर बाहर थे पोस्टेड, लड़की के फादर ने लड़के के फादर से बोला, दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं क्योंकि दोनों डिफेंस में हैं। लड़की के फादर ने लड़के के फादर को बोला कि आप प्रिपरेशन कर लीजिए क्योंकि मेरी पोस्टिंग बाहर है, मैं कर नहीं पाऊंगा, आपके इलाके के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है, दोनों के बच्चों की शादी अच्छे से हो जाएगी और सारे अरेंजमेंट टाइम से हो जाएंगे, मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल देता हूं और अगर कोई भी खर्चा लग रहा है एक्स्ट्रा तो आप मुझे बता दीजिए। शादी का खर्चा या तो हम दोनों मिलके कर लेंगे या मैं खर्चा कर दूंगा शादी का। आज टर्म्स दोनों समधियों के बीच में बहुत अच्छे हैं, शादी से पहले शादी के टाइम बहुत अच्छे हैं, पर हस्बैंड और वाइफ में शादी के बाद डिस्प्यूट हुआ और लड़की के लॉयर ने डाउरी केस क्लियरली बना दिया कि इतना पैसा, इतना अमाउंट लड़के वालों ने हमसे मांगा था और हमने उनके फादर के अकाउंट में डाला। आप बताइए आप कैसे अब लड़के पक्ष को बचाएंगे? क्लियर ट्रांजैक्शन है कि आपके अकाउंट में पैसा आया है। डाउरी, वो पहले जमाना था कि डाउरी डिमांड करते थे, अब डिमांड नहीं करते, बट फिर भी डाउरी केसेस आज की डेट में बहुत ज्यादा है। हम लॉयर की भाषा में बोले तो ये एक पैकेज है, लड़की वाला लड़के पक्ष के ऊपर एक पैकेज देता है, कोर्ट केसेस का पैकेज, जिसमें आपका डाउरी, मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स और भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए लड़के पक्ष को शादी के दौरान से ही अपने लिए ये प्रिकॉशन स्टेप्स लेने चाहिए। और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए मैम? क्योंकि अभी आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दा छेड़ा है कि जो लड़के पक्ष के जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज बनाई होती हैं, कैश भी होता है, बैंक बैलेंसेस भी होते हैं, तो मेजॉरिटी में उन्होंने उनकी मदर को, यानी कि लड़के की मदर ही उनकी शेयर होल्डर्स होती हैं, क्योंकि लेडीज के नाम पे रजिस्ट्री थोड़ा 1% कम कम होती होती है। शादी के दौरान अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज उनकी मदर के नाम पर है लेकिन विल के अकॉर्डिंगली लड़के के नाम पर है, तब जो लड़की आने वाली है अगर उसने डोमेस्टिक वायलेंस या मानसिक पीड़ा का केस डाल दिया है तो बिकॉज ऑफ द विल, क्योंकि आजकल बच्चे एक या दो ही हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द विल सारी की सारी प्रॉपर्टी लड़के के नाम पर होने वाली है। तो लड़की क्या उस प्रॉपर्टी पे जो अभी तक माँ के नाम पे है क्या शेयर्स मांग सकती है? देखिए, विल एप्लीकेबल तभी होती है जब विल करने वाला इस दुनिया में ना हो, अदरवाइज उस विल की कोई वैल्यू नहीं है। विल तभी एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर लड़की कभी भी क्लेम नहीं कर सकती अगर मदर के नाम की प्रॉपर्टी है। जनरली मेरा सजेशन हमेशा लड़के पक्ष को ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी और आपकी वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स आ रहे हैं और कल को ये डिवोर्स की तरफ जा सकता है, तो इट्स बेटर कि आप सारे प्रॉपर्टीज अपने मदर के नाम पर ही रखें, इंडिविजुअली, अपने नाम पर भी ना रखें। या ब्लड रिलेशन में अगर जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में ट्रांसफर डीड्स होती हैं, तो आप ट्रांसफर डीड कर दीजिए। अगर आपके नाम पर है तो पहले ही आप ट्रांसफर डीड कर दीजिए। अगर आप
नोएडा है, दिल्ली है, या किसी और स्टेट में है जहाँ ट्रांसफर डीड एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर आप गिफ्ट डीड कर दीजिए। सो जो मदर के नाम की प्रॉपर्टीज है उस पर सिर्फ मदर का राइट होगा, आपकी वाइफ उस पर क्लेम नहीं कर सकती। मगर ये चीज तो एक पक्की हो गई मैम कि 1 साल की शादी के बाद लीगली आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल। डिवोर्स फाइल करने के मेजर रीजंस जो एक लॉयर सजेस्ट करते हैं वो क्या क्या हैं? एज अ लॉयर आप बताइए कि अगर एक वुमन विक्टिम, एक लड़की विक्टिम बनकर आपके पास आती है और आपको वेरियस रीजंस बताती होंगी, तो एज अ लॉयर आप किस तरीके से केस फाइल करने की विधियां बताती हैं? मतलब जो स्टेप्स होते हैं तलाक तक पहुंचने से पहले जो उन्होंने करना होता है वो काइंडली बताइए, क्योंकि आज की डेट में भी समाज तलाक नाम से डरता है। देखिए, तलाक के लिए तो मेरा सजेशन हमेशा विक्टिम्स को यही रहता है कि आप म्यूचुअल की तरफ बढ़ें, कभी भी कंटेस्टेड की तरफ ना बढ़ें। और आप विक्टिम हैं, आपको ये लगता है कि आपका हस्बैंड आपको डिवोर्स नहीं देगा। मैं यहाँ पर सिर्फ अभी फीमेल्स की बात करती हूँ, ठीक है, फिर हम मेल्स की बात करेंगे। सो जो फीमेल्स हैं हमारे पास जब आती हैं तब हम उनको ये बोलते हैं कि आप कभी डोमेस्टिक वायलेंस या डॉरी से रिलेटेड कभी कोई डिस्प्यूट हुआ है, ये क्या आप उसके शिकार हैं? तो अगर उनके पास एविडेंसेस होते हैं तो हम उन एविडेंसेस के बेसिस पर वुमेन सेल में एक कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, सो डेट कि उनकी काउंसलिंग हो। काउंसलिंग के बाद उस काउंसलिंग के दौरान अगर हस्बैंड मान जाता है और सेटल करने के लिए तैयार हो जाता है, 40% केसेस थ्रू काउंसलिंग सेटल हो जाते हैं। जहां पर डिवोर्स की इतनी गुंजाइश नहीं होती वहां पर सेटल हो जाते हैं। जहां लगता है कि यहाँ पर दोनों पार्टीज में से एक पार्टी बिल्कुल एग्री नहीं करेगी, तब ही ये एफआईआर में तब्दील होता है और फिर वो केस कोर्ट में जाता है और लड़की पक्ष फिर एक डिवोर्स फाइल करते हैं। ओके। और अगर लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक इंडिया में नहीं रह रहा हो, तब वो केस कहाँ फाइल होगा? देखिए, जुडिक्शन के अकॉर्डिंगली लड़की की जहाँ शादी हुई है, लड़की का घर, लड़की का मैट्रिमोनियल होम जहां पर वो गई थी, साथ रही है हस्बैंड के साथ, लास्ट रेसिडेंस लड़की और लड़के का साथ में जहां पर है। अगर वो इंडिया से बाहर है, अगर इंडिया से बाहर है तो लड़की इंडिया से बाहर दोनों है बाहर या एक बाहर है? अगर दोनों बाहर हैं और वहां डिस्प्यूट हो गया है तो आप बाहर भी डाल सकते हो, बट आपको जो ग्राउंड्स हैं वो इंडिया के लेने होंगे। जो ग्राउंड्स हैं हमारे, वो ग्राउंड्स आपको बाहर भी लेने होंगे। और अगर आप बाहर केस फाइल करते हो तो वो केस आपका एक्स पार्टी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जो फॉरेन में रहते हैं। आप यूएसए है, दुबई है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे करके हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं। हर कंट्री का एक्ट बिल्कुल अलग है। जो बाहर के जो केसेस होते हैं डिवोर्स के, वो 2 पेजेस की पिटीशन होती है। इंडिया में अगर आप देखें तो कम से कम 25 पेजेस की पिटीशन होती है। उस 25 पेजेस में क्या होता है कि आपकी पूरी स्टोरी लाइन होती है कि क्या हुआ आपके साथ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ लिखा होता है। बट फॉरेन में कल्चर है कि वो सिंगल 2 पेजेस की होगी, वहां पर सिर्फ इतना लिखा होता है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये दोनों साथ में रहना नहीं चाहते, इन दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट्स आ गए हैं और अब ये डिवोर्स लेना चाहते हैं, दैट्स इट। वहां पर आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। और उसके बेसिस पर अगर एक पार्टी आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है, सेम डे एक्स पार्टी, और आपको थोड़े सा टाइम पीरियड होता है उनका, वेटिंग पीरियड, वो होने के बाद में सीधा आपको डिवोर्स दिया जाता है। सेकेंड पार्टी अवेलेबल है भी नहीं तो भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा, बट वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। आप बाहर अगर डिवोर्स ले रहे हैं एक्स पार्टी, वो इंडिया में एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अदरवाइज आपको इंडिया से डिवोर्स लेना पड़ेगा। हमारा एक क्लाइंट है, इनके साथ ऐसा हुआ है, जिन्होंने कनाडा में फाइल किया था केस। कनाडा में फाइल करने के बाद उन्होंने वहां पर डिवोर्स ले लिया, बट उनकी वाइफ ने यहाँ पर इंडिया में केस फाइल कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, मेंटेनेंस, ये तीनों केसेस फाइल कर दिए इंडिया में। ऑल्दो उनका डिवोर्स बाहर हो चुका है, ओके, बट
वो इंडिया में एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जो डाइवोर्स लिया है वो एक्स पार्टी लिया है। वाइफ को पता है मेरे हस्बैंड डाइवोर्स ले चुके हैं, बट इंडिया के अकॉर्डिंगली नहीं, क्योंकि शादी उनकी इंडिया में हुई थी। तो जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वो इंडिया के एप्लीकेबल होंगे। ओके ओके। तो जब आपके पास कोई केस आता है तो इमीडिएटली आप म्यूचुअल या कंटेस्टेंट इसके बारे में समझाती हैं, या आप उनको स्टेप्स बताना शुरू करती हैं कि पहले आप एविडेंस इकट्ठा करो, फिर आप इतना टाइम अलग रहो? क्या ऐसा भी होता है कि 6 मंथ सेपरेट रहना पड़ता है, या अगर आप एक ही घर में रह रहे हो तो 2 अलग अलग बेडरूम्स में अगर आप टाइम स्पेंड करो तो उसकी भी वीडियोस बनाओ, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, अगर फीमेल हमारे पास आती है तो फीमेल्स को हम हमेशा ये बोलते हैं कि हम कंप्लेंट्स पे काम कर लेते हैं अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं या डाउरी की शिकार हैं। क्योंकि डाइवोर्स अगर होना है तो डाइवोर्स कभी भी लड़का कंटेस्टेड डाइवोर्स देता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देता। जब फाइट होती है फीमेल की तरफ से, जहां फीमेल विक्टिम होती है, तो दोनों पार्टीज का ईगो बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उस केस में लड़का डाइवोर्स नहीं देता और लड़की को पता होता है कि मुझे डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अगर आप विक्टिम हैं तो हम डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी का केस बना देते हैं और उसके बाद हम डाइवोर्स फाइल करेंगे। पर डाइवोर्स केस हम पहले नहीं फाइल करेंगे, लड़का पहले फाइल करेगा। तो आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं, अगर विक्टिम आपके पास लड़की आई है, आप कैसे प्रिडिक्ट कर देती हैं कि लड़का फाइल करेगा? देखिए, क्या होता है कि जो आइदर पार्टी, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों पार्टीज में ना पेशेंस कम होता है। हम लॉयर हैं, हमें रोज आदत होती है कोर्ट जाने की, बट एक आम इंसान को कोर्ट जाने की आदत नहीं होती। आपको अगर मैं एक लीगल नोटिस भी सेंड कर देती हूँ तो आप डर जाएंगे। यही एक कारण है कि दोनों पार्टीज का ईगो 1 साल तक वैलिड रहता है, रहेगा, पूरे जोश में काम करेगा। उसके बाद दोनों पार्टीज में एक ना एक पार्टी डाउन होती ही होती है। हम कंटेस्टेड भले ही फाइल करें, बट ये जो केसेस हैं 2 साल में म्यूचुअल में ही खत्म होते हैं। यही कारण है कि लॉयर्स लड़की की तरफ से है तो मल्टीपल केसेस डाले, सो डेट कि वो डोमिनेट कर सके अपोजिट पार्टी को। जब मल्टीपल केसेस होते हैं, लड़का सोचता है मैं हरास हो रहा हूं, इट्स बेटर मैं मेंटेनेंस अपनी पॉकेट से दे रहा हूं, मेंटेनेंस भी दूं, कोर्ट भी आऊं, तो इट्स बेटर कि मैं इस रिश्ते को ही खत्म कर दूं थ्रू म्यूचुअल। तो इसलिए वो म्यूचुअल डाइवोर्स केस फाइल करने के लिए एग्री हो जाए। मैम, अभी तक तो हमने औरतों के पक्ष से यानी लड़कियों के पक्ष से आपसे बहुत सारे सवाल किए, लेकिन अगर हम बॉयज की साइड की बात करें तो वो भी कभी कभी विक्टिम्स होते हैं। तो आपके पास क्या जब लड़के विक्टिम बन करके आते हैं तो किन परिस्थितियों में आते हैं, क्या केसेस होते हैं, क्या स्टोरी होती है उनकी कि उन्हें ये आभास होता है कि नहीं, अब मुझे एक लॉयर के पास जाना चाहिए और अब बहुत हो गया, अब मैं ये शादी कंटिन्यू नहीं कर सकता? ये आपका मेल पक्ष के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं थैंक यू बोलूंगी कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। रीजन क्योंकि ना जो मेल पक्ष होता है वो बोलता नहीं है। वो आपने कहावत सुनी होगी, मर्द कभी रोता नहीं है। मर्द रोते हैं बट अकेले में, बंद कमरे में। फीमेल रोके दिखा सकती है, अपने इमोशंस जता सकती हैं। फीमेल्स बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं बट मेल्स नहीं होते। एक मेरे पास केस आया था जिसमें ना हस्बैंड को ये लगता था कि वाइफ मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर रही है, उसे डर था। ये मेरा एक केस आज भी है करंट में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट उन्हें ये लगता था कि वाइफ मेरे पर जादू टोना कर रही है। मैं अगर कोम कर रहा हूं तो जो मेरे हेयर्स नीचे अगर गिरे हुए हैं तो उनको उठा के रख रही हूँ। मैं नेल्स अगर कट कर रहा हूँ, ट्रिम कर रहा हूँ, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको भी वो प्रिजर्व कर रही है। वो इतना डरा हुआ इंसान था। ये सारी चीजें, ये डर कैसे आया? पहले तो नहीं डर था। हस्बैंड वाइफ के बीच में
ऐसा डर होना हमारी जनरेशन के लिए बिल्कुल करेक्ट नहीं है। उसकी वाइफ उसे कई बार धमकियां दे चुकी थी कि मैं तो तुम्हें मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी, और मैं मरी सुसाइड नोट लिख के जाऊंगी, तुम्हारे घर वालों ने मुझे इतना टॉर्चर किया। वो एक जॉइंट फैमिली में रहता था, पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर और वो खुद, और बहुत अच्छा हैंडसम सब स्मार्ट लड़का। उसकी एज 26 ईयर्स ओल्ड, बस सिर्फ और सिर्फ 26 ईयर ओल्ड। 26 ईयर ओल्ड में इतना ट्रॉमा, वो इतना परेशान हो रहता था हमेशा। वो अपनी वाइफ के साथ कभी भी वो कनेक्शन फील ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसे हर चीज पे डाउट होता था। और वो डाउट कैसे आया? हनीमून पे लेके गया, वो उससे बात नहीं कर रही। उसके बाद हनीमून से वापस आया, एयरपोर्ट पे झगड़ा शुरू कर दिया, अननेसेसरी, कोई रीजन नहीं है उसके पीछे। आप ये समझिए कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही शादी को खत्म करने की रूट पे आ रही हैं। यही छोटी छोटी चीजें ही पनपती हैं। बड़ा कब इशू बन जाए वो इन्हीं सब चीजों से बनता है। आपने कभी सुना है कि एक वाइफ ने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, या हस्बैंड ने मर्डर कर दिया वाइफ का? ये सुना है आपने? तो ये अब सुन रहे हैं आप। क्या आपने ऐसे न्यूज कभी इससे 10 साल पहले सुनी थी, या 5 साल पहले सुनी थी? या आपके बॉडी पार्ट्स कट करके ड्रम में डाल दिया, वो एक बहुत फेमस केस है आज, आई थिंक सबको पता होगा, ड्रम में पीसेस कट करके। ये ऐसे क्राइम, क्या हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है? हम ऐसे क्यों हो गए हैं? ये एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि ब्लैक मैजिक को लोग नहीं मानते, साइंटिफिकली नहीं मानते, बट ब्लैक मैजिक होता है, जेन्युइनली होता है। ये चीजें हमने देखी हैं। ये जो मैं केस बता रही हूँ उसमें भी ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व था। जो मैं अभी केस मेरे क्लाइंट का डिस्कस कर रही हूँ आपसे, उसमें भी ब्लैक मैजिक था। Oh my God. आपको कैसे पता चला मैम? ब्लैक मैजिक इसलिए हमें पता चला, और दूसरा रीजन ब्लैक मैजिक के अलावा होता है ड्रग्स। अगर आप ड्रग्स लेते हो तो आपको खुद को नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो। सिर्फ यही 2 कारण होते हैं जहां पर इंसान ऐसे हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व होता है। कितनी न्यूज आती हैं आज, एक सास अपने समधी के साथ भाग गई, बहन ने जीजा के साथ शादी कर ली, हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर किया। ये सारी न्यूज क्यों है? क्योंकि आज की डेट में जो कल्चर है ना, वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। शादियां क्यों टिक नहीं रही हैं? वो सिर्फ यही कारण है, एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं पसंद आया। हम जैसे वो शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कपड़े ट्राई करते हैं, यहाँ पर हस्बैंड्स ट्राई हो रहे हैं, हस्बैंड्स वाइफ को ट्राई कर रही हैं। आज आपकी शादी जिससे हुई है, आप पहले 6 महीने तक बहुत खुश हैं, बाद में जब आप बाहर जाते हैं, आपको जिस वाइफ को आप लेके आए थे, जिसको आपने वाइफ माना था, आप उसको ही पसंद नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर इतनी कमियां निकाल दी हैं आपने, क्योंकि जो चीज इंसान को मिलती है उसकी कीमत कोई नहीं जानता। आप जजमेंटल बहुत ज्यादा हो गए हैं। एडजस्टमेंट जो पावर है लोगों की, वो बहुत वीक हो चुकी है। लोग एडजस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। शादी का नाम ही दूसरा एडजस्टमेंट होता है। जहां एडजस्टमेंट है, इमोशंस है, वहां प्यार ऑटोमेटिक आएगा। बट आज की डेट में लोगों के पास वो चीज है ही नहीं। खैर, जो हम जिसकी बात कर रहे थे, क्लाइंट की, उस क्लाइंट के साथ जब वो क्लाइंट हमारे पास आया, उसको सिर्फ डाउट था, सिर्फ डाउट था। वो बोलता था कि मेरे साथ मेरी वाइफ कनेक्टेड फील ही नहीं करती है, मेरी वाइफ मेरे साथ रहती ही नहीं है, हर वक्त अपने मायके चली जाती है। शादी का टूटने का एक और कारण है मायके के पास होना। अगर आपका मायका पास में है, वाइफ का अगर मायका पास में है, आपकी शादी नहीं चलेगी, क्योंकि वाइफ आपकी तो कभी होगी ही नहीं। जब वो अपने पुराने रिश्तों को साथ में रखो,
बट वो इतना साथ में मत रखो कि आप नए रिश्तों को टाइम ही ना दे पाए। जब आप अपने रिश्तों को टाइम देंगे, छोटा पौधा होता है, उस पौधे को पनपने में बहुत टाइम लगता है। जब उसको सही न्यूट्रिशंस मिलेंगे, पानी मिलेगा, तभी उसकी ग्रोथ होगी। तो सेम चीज जब आप अपने रिश्ते को देंगे टाइम, प्यार, एडजस्टमेंट, इमोशंस, तभी वो रिश्ता पनपेगा। बट इतना समय ही नहीं है किसी के पास। यही तो कारण है। वो क्लाइंट का क्या हुआ जिनके नाखून के पीसेस और बाल जब वो हमारे पास आए थे तो उन्होंने हमें ये चीजें बताई थी, तो हमें थोड़ा शॉकिंग लगा था कि नहीं हो सकता, नई नई शादी है। तो उनकी वाइफ उस टाइम छोड़ के जा चुकी थी, मतलब परमानेंट नहीं, थोड़े टाइम के लिए गई थी, बट वो उसे बुला रहे थे, उन वाइफ ने ब्लॉक कर दिया था। वो जब जब अपने घर जाती थी वो ब्लॉक कर देती थी अपने हस्बैंड को। तो वो थोड़ा सा सस्पिशियस लगा। सस्पिशियस लगने के बाद हमने सबसे पहले उन्हें ये बोला कि अभी आपकी शादी को सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। उन्होंने बोला मैं नहीं रह सकता मैडम, मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। हमने बहुत कोशिश करी, चली ठीक है, एक काम करते हैं, एक ट्राई कर लेते हैं, माइट बी चांसेस कि आपकी कंफ्यूजन हो, क्योंकि जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है हम उस चीज पे यकीन नहीं करते। आपके पास एविडेंस होने चाहिए। नहीं है तो एटलीस्ट आप हमें कुछ ऐसे रीजंस बताइए जिसकी वजह से हम कन्विंस हो जाएं। बट ब्लैक मैजिक एक ऐसा रीजन है जो कोर्ट भी नहीं मानती। आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। और आप प्रूफ कैसे करेंगे? सो हमने उनको सबसे पहले सजेस्ट ये किया कि आप कैमरास लगवाएं घर पे। वाइफ नहीं है, आप कैमरे लगवाएं, और बेडरूम में ना लगाएं बट कैमरे लगाएं। बेडरूम में जब कोई ना हो या सिर्फ वाइफ होगी, आप ऐसी डायरेक्शंस रखिए कि आपके बेडरूम में वो कैमरे की फुटेजेस वहां पर जाएं, वहां तक। सो उन्होंने कैमरे लगा लिए, वाइफ नहीं आई थी। फिर हमने एविडेंसेस क्रिएट करने के लिए कुछ मैसेजेस हमने वाइफ को करवाए थ्रू अदर फैमिली मेंबर्स। वाइफ का कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर हमने एक लीगल नोटिस इशू करवाया कि या तो आप घर आ जाइए, और अदरवाइज फिर हम डिवोर्स की तरफ बढ़ते हैं। डिवोर्स का नोटिस देखते ही लड़की वापस आ गई, सिर्फ देखते ही। और जो उनके घर वाले थे, उनके घर वालों से वो पॉलिटिकली साउंड थे, उनकी काफी पहचान थी, जिसकी वजह से हस्बैंड काफी ज्यादा डरा हुआ था कि मैं क्या करूंगा, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मैं उनका ख्याल कैसे रखूंगा जब मैं पूरा दिन नहीं रहता हूँ। हमने उन्हें सजेस्ट किया आप कैमरे लगा लीजिए और लड़की को आने दीजिए, और आप बिल्कुल शांत रहिए, नॉर्मल, आप बिल्कुल भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, और इस शादी को एक मौका देने की तरह से आप वहां रहेंगे। लड़की आती है, लड़की आने के बाद में लड़के ने लेकिन कोई बातचीत नहीं करी, नॉर्मल बिहेव किया, बिल्कुल नॉर्मल। फिर देखता है क्या, कैमरे में पार्टिकल्स उठा रही हैं, कपड़ों के ऊपर अगर कोई हेयर्स हैं तो वो उठा रही हैं। इससे क्या हुआ कि उनका एक एविडेंस बन गया कि हाँ जेन्युइनली उनकी वाइफ ये सारी चीजें कर रही है। तो लड़कों के लिए सबसे अच्छा टिप ये है कि आप अपने घर पे कैमरा बिल्कुल लगाएं। आज आपके बीच में डिस्प्यूट नहीं है, बट कैमरा प्लीज लगाइए। कैमरा से आपकी एक तो सिक्योरिटी होती है, जेन्युइनली सिक्योरिटी पर्पस हम लगाते हैं। दूसरा, आपके और आपके वाइफ के बीच में जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसमें आपका कैमरा ही आपका एविडेंस करने के लिए बहुत आपका अच्छा कैमरा ही आपको रहेगा। सपोर्ट करेगा। करेक्ट। सो डेट कि आपको एविडेंस मिल जाएंगे उसमें। मगर मैम बहुत मतलब दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग कि हम जब डिवोर्स की बात करते हैं तो डिवोर्स का पहल जनरली लड़कियां करती थी पहले। आजकल तो खैर लड़के भी करते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो एक लड़की पे कर सकती है, लड़की किसी पे भी कर सकती है, लेकिन लड़का नहीं कर सकता। और मानसिक पीड़ा अगर हम बोलें तो मानसिक पीड़ा एक बहुत ही जनरल टर्म है, किसी भी चीज से आप मानसिक तरीके से पीड़ित हो सकते हैं।
तो बॉयज जब आपके पास विक्टिम मोड में आते हैं डिवोर्स लेने के लिए, तो जैसे ये तो स्पेशल केस था कि वो बिट्स एंड पीसेस उठा रही है, लेकिन ये प्रूफ कैसे किया जाए कि ये ब्लैक मैजिक के लिए ही उठा रही है? ये भी कहा जा सकता था भाई वो बहुत हाइजीनिक लड़की है, वो गंदगी बर्दाश्त नहीं करती है, इसीलिए वो उठा करके उसे डिस्ट्रॉय कर रही है। तो बॉयज ना तो मानसिक पीड़ा बता सकते हैं, ना वो फिजिकल असॉल्ट बता सकते हैं, तो उनके लिए बेस लाइन क्या है डिवोर्स लेने का? देखिए, बॉयज के लिए जो हमारे ग्राउंड्स हैं उसमें सिर्फ क्रूएल्टी आता है। आप क्रूएल्टी के ऊपर आप डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएल्टी। क्रुएल्टी किस किस मायने में क्रूएल्टी मैम? आपकी चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो। फिजिकली मेल्स में कम मिलती है क्योंकि वो प्रूफ ही नहीं कर पाते हैं कि वाइफ ने हाथ उठाया है आपके ऊपर। अगर हाथ उठाया है तो आप उसकी फोटोग्राफ्स लीजिए। जैसे जैसे फीमेल पक्ष हमेशा फोटोग्राफ्स प्रिजर्व करके रखते हैं, तो आपको भी वो करना चाहिए। दूसरा, आप क्रूएल्टी मेंटली होती है। अगर आप डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आप मेडिकल करवा के रखिए। ये आपको कब से हुआ, आप काउंसलिंग लीजिए, आप साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। साइकेट्रिस्ट को दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप मेंटल आपको कुछ इश्यूज हैं, नहीं। साइकेट्रिस्ट आपको रिपोर्ट बना के देता है कि ये जो इश्यूज हुए हैं आपके साथ, जो आप फेस कर रहे हैं, ये फेस आप कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसके ऊपर। तो साइकेट्रिस्ट और एक काउंसलर, इन दोनों के रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। ओके ओके। तो ये लड़कों के लिए एडवाइस है कि अगर क्रुएल्टी का केस अगर आपको बनाना है तो काउंसलर के पास जाके उनका रिपोर्ट आप अपने पास रखिए, घर में कैमरास फिट कीजिए, और एक साइकेट्रिस्ट के पास भी आप अगर जा रहे हैं तो कब से जा रहे हैं उसकी भी एक मेंटेन करिए। साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं कब से नहीं, आप सिर्फ उनको बताइए कि आप क्या क्या फेस कर रहे हैं। तो साइकेट्रिस्ट अपने अकॉर्डिंगली वो एक रिपोर्ट बना के देता है कि आपके केस में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और आप किस चीज के शिकार हैं। डिप्रेशन है अगर आपको, तो क्यों है डिप्रेशन, वो अपनी एक रिपोर्ट में बना के देते हैं। आप उसका एविडेंस लगा सकते हैं कि मेरी जब से शादी हुई है उससे पहले मैं बिल्कुल फिट था, और ड्यू टू डिप्रेशन मैं अपने ऑफिस में मेरी परफॉर्मेंस लो हो गई है। अगर आप पीआईपी पे चले गए हैं तो आप परफॉर्मेंस को आप एक इशू बना सकते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस मेरे घर की वजह से खराब हुई है, जिसकी वजह से मेरी जॉब जा सकती है। क्रूएल्टी में आप ये दिखाइए मेंटल ट्रॉमा, मेरी वाइफ झगड़ा करती है क्या क्या रीजंस हैं। अगर वो आपको खाना बना के नहीं देती, एक एग्जांपल देती हूँ, हस्बैंड ने मेड लगाई, वाइफ मेड भगा देती है सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करने के लिए कि मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए खाना और कोई नहीं बनाएगा। और अगर वाइफ खाना बना रही है तो सिर्फ पानी में सब्जी डाल के दे रही है। ये मेंटल क्रूएल्टी होती है और ये जेन्युइन केस है। ये हमारे पास लास्ट ईयर ये इस पे क्रूएल्टी ग्राउंड पे मेरे क्लाइंट को डाइवोर्स मिला था। ये एक काइंड ऑफ मेंटल क्रूएल्टी के अंदर ही आता है, और ये तभी आप एविडेंस के तौर पे दिखा सकते हैं जब आपके घर में कैमरास होंगे। कैमरास में वाइफ कितनी लाउड है, आप कितने लाउड हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। वहां पर भी आप बेस बना सकते हैं क्रूएल्टी का। कैमरास अगर लगे हैं और जब आपको ये लगे कि मुझे क्रूएल्टी दिखानी है तो आप हमेशा शांत रहें। जहां कैमरास ना हो वहां बोलिए आप। कई बार क्या होता है कि ट्रिगर कराने की कोशिश करती है अपोजिट पार्टी, तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर आपको केस की तरफ बढ़ना है तो आपको हमेशा शांत रहना है। आपको वॉयलेंट नहीं होना है। जब आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तभी आपके एविडेंसेस बन सकते हैं, अदरवाइज आपके एविडेंसेस नहीं बन पाएंगे। क्रूएल्टी ग्राउंड भी प्रूफ करना आसान नहीं है, मेल्स के लिए खासकर। फीमेल्स के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मेल्स के लिए क्रूएल्टी ग्राउंड में भी डाइवोर्स लेना बहुत मुश्किल है। कई बार वाइफ खाना फेंक के गिरा देती है, आप उसकी फोटोग्राफ लीजिए। वाइफ और अगर आपकी मदर का झगड़ा हुआ है,
डोमेस्टिक वायलेंस अपनी मदर की तरफ से अपनी वाइफ के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस लगवाई है। ऐसे कुछ कुछ केसेस हैं जो हम डिटेल में जाते हैं और क्लाइंट्स को बताते हैं। ग्राउंड जो हम एविडेंसेस क्रिएट करते हैं, जो मैं एविडेंसेस क्रिएट की बात कर रही हूँ, वो कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जो मैं अभी ओपनली नहीं बोल सकती हूँ। तो वो भी हम करते हैं। उससे क्या होता है कि उनके एविडेंसेस बन जाते हैं और वो इजीली कोर्ट में पेश कर सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को, और वहां पे प्रूफ कर देते हैं वो लोग कि क्रूएल्टी था और कैसे था। सेम चीज अगर फीमेल्स के पास एविडेंसेस नहीं है तो वहां पर भी हम सेम स्टेप यूज करते हैं और उनके भी एविडेंसेस क्रिएट करवाते हैं। क्योंकि एक आम जनता को नहीं पता कि जो उनके साथ हो रहा है ये क्रूएल्टी ग्राउंड में आता है कि नहीं आता है। तो हमारे पास जब भी क्लाइंट आता है तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन उनसे यही होता है कि आप हमें एक स्टोरी राइटअप दीजिए। जब आप लिखने बैठते हैं तो आपके मन में जो जो चीजें आती हैं, मल्टीपल इंसिडेंसेस आते हैं, वो आप लिखते हैं। जब आप लिखते हैं तब हम आइडियाज लगाते हैं कि आप इन इंसिडेंसेस के बेस पर क्या आप क्रिएटिवली एविडेंस क्रिएट कर सकते हो। हम कभी भी कोई फेक केस नहीं बनाते हैं, बट हम जेन्युइनली हेल्प करते हैं क्लाइंट्स को कि आप क्रिएशन कैसे करें। जैसे क्रिमिनल केसेस में पुलिस कोई भी ऑफेंस होता है, क्राइम सीन होता है, तो उसको दोबारा रिक्रिएट करती है। सेम काइंड ऑफ नेचर हम वहां पर भी रखते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए था, किस चीज की कमी है। तो ये सारी चीजें कलेक्टिवली हम रखते हैं ध्यान में, और फिर हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं और आप ये करिए, तभी एक केस स्ट्रांग बनता है। और जब आप केस फाइल करते हैं तो मैं क्लाइंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि आप डे 1 पे स्ट्रांग केस प्रेजेंट करिए। जो आपका केस फर्स्ट टाइम जो आपका फाइल होता है उसी केस के बेसिस पर आप एंड तक फाइट करते हैं। तो कभी आपको ये लगे कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है मेरे पास, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लॉयर कभी भी, बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जो कि आपको बहुत कुछ बढ़ा के बोलते हैं, बट आप थोड़ा सोचिए क्या लॉयर जो बोल रहा है और मेरी जो स्टोरी है, मेरा जो केस है, वो सिमिलर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं देन प्लीज गो हेड और आप अपने लॉयर को सपोर्ट करिए, क्योंकि वो आप ही के लिए है। और अगर आपको लगता है ये स्टोरी लाइन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है तो आप उस स्टेप को बिल्कुल भी ना लें, आप उसको अवॉइड करें और स्ट्रिक्टली मना करें अपने लॉयर को कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ। मैम, ज्यादातर किस लिंग के केसेस, यानी पुरुष या स्त्री, किन के केसेस ज्यादा, आपने बोला 50-50 आते हैं, मगर अगर हम एल्गोरिदम को देखें तो आज जैसे समाज बदलता जा रहा है, विक्टिम बॉयज भी हैं, विक्टिम गर्ल्स भी हैं, आज के एल्गोरिदम को देखते हुए फ्यूचर फॉरकास्ट अगर हम जाते हैं तो आप क्या समझती हैं कि किस तरीके के जो मेंटल लेवल्स में ग्रोथ आ रही है, यूथ आजकल जिस तरीके से मैरिज को लेकर भाग रहे हैं, डर रहे हैं, लंबा समय खींच रहे हैं करियर में सेटल होने के लिए, कौन सा लिंग ज्यादा डिवोर्स के लिए आ रहा है और आएगा इन फ्यूचर? देखिए, सबको अपनी आजादी बहुत पसंद है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, सब आजाद रहना चाहते हैं। अब किसी को वो बंधन नहीं चाहिए। अब आज की जो जनरेशन है और आने वाली जो जनरेशन है ना, उसके ऊपर इम्पैक्ट यही आने वाला है कि लोगों को ये लगने वाला है कि हम अगर शादी में रहते हैं तो ये हमें बांध के रखेगी या हम बंध जाएंगे। लड़का ये सोचता है कि मेरे पर फेक केसेस भी हो जाएंगे, हमारे लड़कों के लिए तो कुछ है ही नहीं कोर्ट, हमारे जो लॉ है उसमें मेल्स के लिए कुछ नहीं है। ये जो डर है, नॉन अवेयरनेस है, उसकी वजह यही है कि लोग किसी भी रिश्ते में बंध के रहना नहीं चाहते। अब बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि पहले जो कल्चर था वो कल्चर ये था कि फीमेल्स घर संभालेंगी और जो मेल है वो पैसा कमाएगा, जॉब करेगा। बट
आज की डेट में दोनों बिल्कुल बराबर है, इक्वली है, दोनों इक्वल कमाते हैं, साथ रहते हैं, बट जो रिस्पेक्ट होती है वो रिस्पेक्ट इक्वल नहीं है। जब भी कोई रिश्ता होता है उसमें रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़का ये सोचता है कि लड़की और मैं साथ में मिलके घर चलाएं। आजकल हर लड़का ये सोचता है कि मुझे वर्किंग वाइफ मिले, पर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझते। ये तो चाहता है कि मुझे वर्किंग वाइफ मिले, बट उसे ये भी चाहिए कि वो घर का काम भी करे। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप ऑफिस जाते हो, आप ऑफिस से आते हो तो आप थकते हो, बट अगर एक फीमेल ऑफिस जाती है और वो घर ऑफिस से घर आती है तो वो भी थकती है। ये जो मानसिकता है ये चेंज करने की जरूरत है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो दो आप हाउस होल्ड काम करने के लिए वर्कर्स रख लो, मेड्स रख लो। अगर आप मेड रखोगे तो झगड़े नहीं होंगे, घर में एटलीस्ट नहीं होंगे झगड़े। कारण सबसे बड़ा ये भी है कि घर के काम और बाहर के काम, बाहर जैसे आपका बॉस अगर आपको डांटता है तो आपका मूड खराब हो जाता है, सेम चीज आपकी वाइफ के साथ भी होती है कि उसके बॉस ने उसको डांटा है या आज कुछ कोई डिस्प्यूट हो गया है, कलीग के साथ हो गया है, तो वो भी इमोशनली डाउन है, तो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। बट घर पर आके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वो निभाए, बाहर की भी निभाए, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, जिसकी वजह से भी फीमेल्स हो या मेल्स हो वो शादी को तवज्जो नहीं दे रहे अब। और शायद आने वाले टाइम में शादी ना हो, ये भी हो सकता है। आज तो बहुत बड़ा आपने बिल्कुल ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो मैं दे रही हूँ यहाँ पर। आपने सुना है कि ओपन रिलेशनशिप के बारे में कभी सुना है? ओपन रिलेशनशिप आजकल तो बहुत ओपनली इस बारे में चर्चा हो रही है। लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं लोग, शादी में नहीं पर लिव इन में जरूर रहेंगे। तो फिर बच्चे कैसे होंगे? इसीलिए कोर्ट बोलती है कि लिव इन में अगर बच्चा हुआ है तो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही होंगी जो आप शादीशुदा शादी में अपनी वाइफ के साथ अगर आपका बच्चा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सेम चीज मिलेगी, बस वो आपकी वाइफ नहीं होगी। पर जो लिव इन रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर वाइफ है, सॉरी जो फीमेल है पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में, उसकी जितने भी राइट्स हैं वो सेम होंगे जो वाइफ के राइट्स हैं। ओह मैम, अभी तक हमने जितने भी सवाल किए बहुत ही जनरल कैटेगरीज के थे, जिसमें हमने ये पूछा आपसे कि किस तरीके के दस्तावेज की ज़रूरत होती है, डिवोर्स शादी के कितने समय के बाद फाइल किया जा सकता है, बच्चे की कस्टडी किसके पास होती है, एलिमनी के बारे में डिसीजंस कौन लेता है, वगैरह वगैरह, लड़के के पक्ष से लड़कियों के पक्ष से। अब मैं चाहती हूँ कि अब जो सवाल मैं आपसे करूँ वो मेरी जनता की तरफ से हो, और आप अभी एक लॉयर के अनुसार नहीं बल्कि एक सिविलियन के अनुसार इसका आंसर दें, जिन्हें लीगल मैटर्स के बारे में जानकारी है। अगर कोई भी पक्ष किसी लॉयर के पास जाता है और अगर वो विक्टिम नहीं है, लेकिन लॉयर इस बात को जानते हुए कि वो विक्टिम नहीं है, क्या गलत कहानियां गढ़ता है? बिल्कुल करता है। फेक स्टोरीज क्रिएट की जाती हैं। फेक स्टोरीज क्रिएट की जा सकती हैं, पर कुछ हद तक, क्योंकि आप फेक स्टोरीज अगर क्रिएट करते हो तो आप उसे प्रूफ नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि आप प्रूफ कर सकते हो तभी करना चाहिए, बट हाँ कुछ हद तक मैं किसी लॉयर के ऊपर कमेंट नहीं करूंगी, बट लॉयर्स करते हैं। मैम बिल्कुल, मैं आपकी बात से 16 आने सहमत हूँ, और मेरे अब से जितने भी सवाल होंगे वो लॉयर के लिए नहीं, वो एडवोकेट सुनीता शर्मा से मैं नहीं पूछ रही हूँ, बल्कि एक आम महिला से पूछ रही हूँ। क्योंकि मुझे इतना भी पता है कि जब आप अपने कोर्ट से बाहर निकलती होंगी तो आप उन सारी मुश्किलों को जो आप कोर्ट में देख रही होती होंगी, उसके बाद आपकी अपनी पर्सनल विचारधाराएं भी उनके प्रति होंगी, जो चाहते हुए भी आप नहीं कर पाती होंगी। बिना विक्टिम के दर्द को जाने आप
एक झूठा केस कोई भी लॉयर रच लेता है, गढ़ लेता है, तो क्या डिवोर्स के केस को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए, कितना लंबा खींचा जाए, क्या ये सब कुछ एक लॉयर के हाथ में होता है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट आंसर यस, लॉयर कुछ भी कर सकता है। बट देखिए, लॉयर एक ऐसा इंसान होता है, उसके पास एक विक्टिम भी आता है और एक नॉन विक्टिम भी आता है, बट वो अपने क्लाइंट के लिए 100% काम करता है। तो अगर उसे अपने क्लाइंट को 100% देना है अपना, तो उसे करना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल देती हूँ, मर्डर केसेस होते हैं, आपके क्लाइंट ने मर्डर किया है, क्लाइंट आपके पास आया है कुछ उम्मीद लेकर कि मुझे बचाइए, मुझसे गलती हुई है, तो आप अपने क्लाइंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसलिए आप उसको सेव करने के लिए जो हो सकता है वो करेंगे। चॉइस ये आपकी ड्यूटी होती है। मगर मैम चॉइस भी तो आपका होता है। चॉइस होती है। देखिए, मेरे पास, अगर मेरी बात करें तो नहीं, मैं जनरल पूछती हूँ, मैं विक्टिम्स के लिए काम करती हूँ, बट अगर आप जनरल बात करें तो हमारी फर्टिलिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, केस एक तरफा नहीं लड़ा जाता, केस की तरफ एक विक्टिम, एक पाले में विक्टिम होता है, दूसरे पाले में नॉन विक्टिम होता है। तो विक्टिम के लिए अगर कोई खड़ा है तो नॉन विक्टिम के लिए भी कोई खड़ा होगा, और वो गलत नहीं है। मेरा सवाल ये है मैम कि अगर पता चल जाए कि मेरे पास जो आया है वो नॉन विक्टिम है, तो क्या उसे अपने स्तर पे बूस्ट ना करके कि चलो हम उसे ऐसे हराते हैं, चलो हम इसको ऐसे क्रिएट करते हैं, क्या आप थोड़ा उसे भी प्रेशराइज करती हैं कि भाई तुम जो वो मांग रहे हैं वो दे दो? देखिए, कोशिश तो मेरी रहती है, अगर मेरे पास अगर कुछ आता है और मुझे लगता है कि हस्बैंड गलत कर रहा है, तो मैं उसे पूरी कोशिश करती हूँ कि आप ऐसा ना करें। फिर भी वो बोलता है तो मैं अंदर से खुद से कोशिश ये करती हूँ कि फीमेल का नुकसान ना हो। कहीं ना कहीं उस बीइंग ए लेडी, अगर उसका बीइंग ए वुमेन अगर उसका कोई राइट है तो उसे मिले। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि ये उसके लिए भी होना चाहिए सही। हमारे पास भी कई क्लाइंट आते हैं जो झूठ बोलते हैं, पर हमारी मजबूरी होती है कि हमें उन्हें सपोर्ट करना होता है, क्योंकि वो हमारे क्लाइंट हैं। एक पक्ष में एक पक्ष गलत होगा ही। क्या आप एक फेमिनिस्ट हैं? यस हूं, लेकिन कुछ हद तक। जहां फीमेल्स विक्टिम है, मैं 200% फेमिनिस्ट हूं, पर जहां फीमेल्स विक्टिम नहीं है और मेल्स विक्टिम है, तो वहां नहीं हूं। वहां पर मैं हस्बैंड्स को सपोर्ट करती हूँ। मेरा अगला सवाल, अगर विक्टिम मेल है तो क्या वो एक फीमेल लॉयर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है या एक मेल लॉयर के साथ? देखिए, फीमेल लॉयर जितना अच्छा काम करके दे सकती है आपके केस में, फैमिली मैटर्स में, उतना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हस्बैंड हमारे पास आया है तो हस्बैंड की अपनी सोच और एक फीमेल कैसे सोचती है वो एक फीमेल लॉयर जज कर सकती है। तो इसलिए मैट्रिमोनियल केसेस में फीमेल्स आर बेस्ट, और फीमेल्स मल्टीटास्कर होती हैं। उनको पता होता है कि सामने वाला पर्सन कैसे और क्या सोच रहा है। जजमेंटल ज्यादा होती हैं, बॉडी लैंग्वेज रीड करने में वो एक्सपर्ट होती हैं। मैम, मेरा सवाल ये था कि अगर विक्टिम लड़का है तो वो एक मेल लॉयर सिलेक्ट करता है या फीमेल, और विक्टिम लड़की है तो वो एक मेल लॉयर सिलेक्ट करती है या फीमेल? कंफर्टेबिलिटी किसको किसमें रहती है? अगर फीमेल विक्टिम है तो कंफर्टेबल वो फीमेल के साथ जाती है। अगर फीमेल विक्टिम नहीं है तो वो कोशिश करती है कि मैं मेल करूं, क्योंकि हस्बैंड है उसके अपोजिशन में होता है। ठीक है, अगर यहां पर हस्बैंड विक्टिम है तो भी वो फीमेल करता है, हस्बैंड अगर विक्टिम नहीं है तो भी वो फीमेल ही करता है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि फीमेल्स के ऊपर जो कॉन्फिडेंस और जो लॉयल्टी फीमेल्स रखती हैं वो मेल्स नहीं रखते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। इसलिए फीमेल्स डोमिनेटिंग है मैट्रिमोनियल लॉयर्स के बीच में, मैट्रिमोनियल केसेस के बीच में फीमेल्स ज्यादा केसेस करती हैं। क्या हमारे भारत के संविधान में
ऐसा कोई कानून है कि बिना लॉयर के सपोर्ट के हिंदू एक्ट के थ्रू तलाक लिया जा सकता है, या हर एक तलाक लेने वाले जो भी केसेस होते हैं मैट्रिमोनियल में उन्हें लॉयर की सपोर्ट चाहिए ही? देखिए, आप चाहे कोई भी क्राइम हो या कोई भी लॉ हो, उस लॉ में अगर आपको कुछ भी करवाना है अपने राइट्स के लिए, चाहे डिवोर्स लेना हो, तो आप विदाउट लॉयर नहीं कर सकते। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि जैसे म्यूचुअल अगर आप जा रहे हो तो फैमिली में किसी को भी आप मीडिएटर बना लें, सेटलमेंट कर लें। जब आपकी सेटलमेंट हो किसी पॉइंट पर, तो उसको पेपर पे लाने के लिए, लीगली लाने के लिए आपको एक लॉयर का सपोर्ट मैंडेटरी है। तो ये कहना गलत होगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लॉयर की 100% जरूरत है, म्यूचुअल में भी और कंटेस्टेड में भी। सारे सवालों के बाद जो मेन सवाल आता है वो ये कि डिवोर्स के केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं? इस पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी दीजिएगा और एक लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू भी दीजिएगा, क्योंकि आपकी पारखी नजर बहुत अंदर तक भेदती होगी उनकी कहानियों को। तो जो कारण हमें मीडिया के थ्रू या अड़ोस पड़ोस के थ्रू पता चलती है, वो कहानियां सच्ची हैं या झूठी, एक वकील उसमें से काला और सफेद पूरा अलग कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। डिवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा पीक पे हैं और ये और आगे ज्यादा भी और बढ़ते जाएंगे। रीजन सिर्फ यह है क्योंकि दोनों ही पार्टीज, फीमेल और मेल्स, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो इंडिपेंडेंट होने के बाद दोनों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग हो चुका है, चॉइसेस बिल्कुल अलग हो चुकी हैं और एडजस्टमेंट बहुत कम हो चुका है। शादी में लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ईगोस सबसे ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को मैरिज में सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनली कनेक्ट होना, समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों के पास ही नहीं है। फोन एडिक्टेड इतने ज्यादा हो चुके हैं कि ऑफिस में फोन, आपकी पार्टनर से, स्पाउस से बात नहीं होती है, घर पे आने के बाद फिर से फोन, आप टाइम नहीं देते हैं। हमारा क्वेश्चन, जब हमारे पास क्लाइंट होते हैं, हम एक क्वेश्चन ये जरूर पूछते हैं जब मेल्स आते हैं खासकर हमारे पास डिवोर्स के लिए, कि आपने अपनी वाइफ को लास्ट टाइम कब अपने साथ बैठाकर डिनर किया? लास्ट टाइम कब आपने अपनी वाइफ को खुद से शॉपिंग कराई? उनका आंसर नो होता है कि टाइम नहीं मिला। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन से भी हम जज कर लेते हैं कि ये डिवोर्स लेना भी चाहते हैं या कोई और बात है इनके बीच में। तो कई बार समय ना देना भी डिवोर्स का एक कारण होता है, और यही कारण है कि ये आगे और बढ़ेंगे। तो ये क्यों ऐसा है? समय क्यों नहीं दे रहे हैं? मन से नहीं दे रहे हैं, सामाजिक परिस्थिति है, फाइनेंशियल परिस्थिति है, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, क्या रीजन है कि वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं? बल्कि क्योंकि मैम आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी है, और वर्क फ्रॉम होम कोविड के दौरान तो ये भी था कि ज्यादा डिवोर्स के केसेस बाहर आए थे, तब तो पूरा ही समय वो दे रहे थे एक दूसरे को। पूरे समय रह के भी तो एक दूसरे की गलत आदतों का भी तो पता चला। अगर किसी का अफेयर है तो वो कोविड ही था जब लोगों को पता चला कि हाँ, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ किसी और के साथ लिंक है। वो कोविड ही था जब कुछ रिश्ते सुधरे हैं, और कोविड ही था जिसमें रिश्ते टूटे भी हैं, क्योंकि आप फुल डे 24 आवर्स साथ में हैं। जब आप साथ में रहते हैं, एक दूसरे की आदतें पहचान पाते हैं आप उसमें। आप बिल्कुल इंडिविजुअल हैं और ऑफिस में बिल्कुल आजादी से रह रहे हैं, शाम को आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। बट अचानक कोविड आया, और कोविड में दोनों के दोनों पार्टनर्स एक साथ हैं, मेड भी नहीं है, घर का काम भी करना है, ठीक है, और आपको अपना ऑफिस भी संभालना है। तो आप समझें कि वो चीज क्या बैलेंस कर पाए? नहीं कर पाए। और उस बैलेंस में आपको वो भी टाइम निकालना है जब आप किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, उसे भी टाइम देना है। तो यही कारण है कि कोविड में बहुत सारी चीजें बाहर भी निकल के आई हैं।
जिसकी वजह से डिवोर्स हुए हैं। डिवोर्स का एक कारण मेजर ये भी है कॉर्पोरेट्स। ओके। कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर लेट्स से कि मेरा एक मेन ऑफिस गुड़गांव में भी है, मेरे तीनों ऑफिस हैं, दिल्ली में भी है, नोएडा और गुड़गांव। गुड़गांव के कल्चर की बात करती हूँ मैं। गुड़गांव का कल्चर ये है लेट नाइट पार्टीज करना, पब्स वगैरह सारी चीजें। आपकी ही ऑर्गेनाइजेशंस में सब लोग कलीग्स मिलके ऑफ साइट्स प्लान कर लेते हैं। हर लड़की चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अगर मेरे ऑफिस से अगर ट्रिप बन रहा है, सिर्फ दोस्त जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं जाऊं, पर हस्बैंड मना कर देता है। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है कि हमें टाइम नहीं मिलेगा एक दूसरे को, या सेफ्टी रीजंस भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे। प्लस वाइफ का लेट आना या हस्बैंड का लेट आना, दोनों, यहां मैं एक की बात नहीं करूंगी, दोनों की बात करूंगी। दोनों लेट आते हैं, एक दूसरे को समय ना देकर वो अपने लिए समय निकालते हैं बाहर। जब हम किसी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बाहर गुजारते हैं, चाहे ऑफिस से रिलेटेड ही क्यों ना हो, अपने कलीग्स के साथ ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं आपकी अटैचमेंट्स कलीग्स के साथ ज्यादा होती है, आपके साथ कम होगी। ये जो डिफरेंस है अटैचमेंट का, कि आपके स्पाउस के साथ ना होकर कलीग्स के साथ अटैचमेंट, वो भी कारण है डिवोर्स का। क्योंकि आप अपने मन की बात अपने कलीग्स के साथ शेयर करने लग जाते हैं। अब वो कब कलीग बॉयफ्रेंड बन जाता है या गर्लफ्रेंड बन जाता है या फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तब्दील हो जाता है, वो आपको खुद को भी नहीं आइडिया होता, जिसकी वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। टाइम प्लेज अ वेरी मैसिव रोल। बिल्कुल। और यही कारण है कि आने वाले टाइम में, ये मेरा कहना गलत नहीं होगा, कि लोग शादी नहीं करेंगे, और शादी नहीं हुई तो बच्चे भी नहीं होंगे। लोग ज्यादा खुश होंगे लिव इन रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप को ज्यादा तवज्जो देंगे, ना कि शादी को। कितने ही लोग आज भी लिव इन में रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं लिव इन में। क्यों रहते हैं? सिर्फ यही कारण है, सबको इंडिपेंडेंसी चाहिए। डिपेंडेंट या लाइबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता किसी की भी। इट्स सैड बट इट्स ट्रू। यस, इट्स ट्रू। मतलब हम फिर से वही नोमैडिक लाइफ पे जा रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, कोई सोशल बॉन्डेज नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई लॉज नहीं। इन सारी गतिविधियों के बाद भी क्या आप कुछ मास्टर टिप्स दे सकती हैं जिससे कि ये डिवोर्स रुक सके? बिल्कुल, मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही टिप्स देती हूँ कि अगर आपकी शादी में छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं, कवर अप हो सकते हैं, तो आप कवर अप करिए। कैसे कर सकते हैं? आप साल में 2 ट्रिप्स नहीं तो 1 ट्रिप जरूर बनाएं अपनी फैमिली के साथ में। महीने में 1 बार बाहर खाना नहीं खा सकते हैं, डिनर पे नहीं जा सकते हैं, तो एटलीस्ट आप अपने स्पाउस के साथ घर में बैठ के डिनर जरूर करें। या डिनर नहीं कर सकते हैं तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, एक मील, पूरे दिन का एक सिंगल मील आप अपने स्पाउस के साथ जरूर करें। डेली बात करें एक दूसरे की, ऑफिस से रिलेटेड कुछ इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करें। ये मैं दोनों के लिए बात करूंगी, एक की बात नहीं है। रिश्ता दोनों से चलता है, 2 लोगों का रिश्ता, दोनों को निभाना पड़ेगा। बच्चों को समय दें, फैमिली में स्पाउस को समय दें। जब आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को समय देते हैं, तो कभी भी डिवोर्स की गुंजाइश ही नहीं होगी, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन की गुंजाइश नहीं है उस रिश्ते में। डिवोर्स से रिलेटेड पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे, लड़कों के पेरेंट्स को और लड़कियों के पेरेंट्स को? देखिए, लड़की के पेरेंट्स में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी डॉटर को खुद से फैसला लेने की आजादी दें। आप उन्हें मैनिपुलेट ना करें, क्योंकि पेरेंट्स, डॉटर उनकी जो घर, अपने ससुराल की बात आपको आके कह रही है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, दोनों की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग हो सकती है। कि लड़के ने अगर गुस्सा किया है, किस वजह से किया है, कि किस कारण से किया है, आपको नहीं आइडिया, बट आपकी डॉटर आपको क्या बता रही है और किस तरीके से बता रही है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप जज कर ही नहीं सकते। तो आप जब जज नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन का आपको पता नहीं है,
तो आप अपनी डॉटर को गाइड गलत ना करें। थोड़ा सा डॉटर को भी समझाएं कि रिश्ता निभाने के लिए पहले आपको उस रिश्ते के करीब जाना पड़ेगा। अगर आप पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व ज्यादा रहेंगी, पूरा दिन ऑफिस से आने के बाद आप फिर अपने माँ बाप से बात करने लग जाएं और अपने फैमिली को टाइम ना दें, तो ये भी कारण डिवोर्स का बनता है, क्योंकि डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट रहें, हमेशा कनेक्ट रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने घर की बात वहां ना बोलें। और ना ही मैं लड़की के पेरेंट्स से भी बात बोलना चाहूंगी कि वो भी अपना सजेशंस ना दें। वो ये बोले कि जो तुम्हें सही लगे हम तुम्हारे साथ हैं, बस। और लड़कों के पेरेंट्स के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी डॉटर इन लॉ को थोड़ा सा स्पेस दें। अगर वो वर्किंग है तो उसे वो रिस्पेक्ट दें कि वो वर्किंग है, तो जरूरी नहीं है कि वो आके घर का भी काम करे। आप उसको स्पेस देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगी। देखिए, इंसान बुरा नहीं होता, समय बुरा होता है, और आपकी जबान जो होती है, जो आप बोलते हैं, वो बुरा होता है। आप अगर रिस्पेक्ट देंगे, उसके काम को रिस्पेक्ट करेंगे, आपको वो भी रिस्पेक्ट देगी। और जब रिस्पेक्ट जहां पर है, वो रिश्ता तो कभी खत्म होता ही नहीं है। कई लड़कियां ऐसी आती हैं हमारे पास में जो बोलती है, नहीं हमारे पेरेंट्स, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, बस हस्बैंड के साथ ही डिस्प्यूट है। तो इसलिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रिश्तों में और दोनों के ही परिवार वालों में। नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है मैम कि लड़के की मदर को बेटे के साथ बहुत अटैचमेंट्स की वजह से वो फियर आ जाता है शादी के बाद कि भाई मेरी जो जगह है वो मेरी बहू ले लेगी, तो इस वजह से वो बेटे को हमेशा इंस्ट्रक्शंस एंड पुलिंग एंड पुशिंग, ये जो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है घर के अंदर ही, जिसकी वजह से लड़का बेचारा कंफ्यूज हो जाता है और फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। देखिए, लड़के को हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए, अपनी मदर को भी और अपनी वाइफ को भी। लड़कों को मैं सजेशन हमेशा ये देती हूँ कि आप कभी भी अपनी वाइफ की इंसल्ट अपनी पेरेंट्स के सामने नहीं करेंगे। गलत है वाइफ, अंदर रूम में जाके बात करें, अकेले में उसे समझाएं, वो ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप अपने पेरेंट्स के सामने अगर आप छोटी सी बात पे भी अगर उसे डांटेंगे, तो जो आपकी पार्टनर है वो गलत लेगी। वाइस वर्सा, अगर पेरेंट्स गलत हैं तो वाइफ के सामने कभी भी पेरेंट्स को कुछ ना कहें, उन्हें भी अकेले में बोलें। पेरेंट्स के ऊपर सजेशन मेरा ये है कि पेरेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व अपने बच्चे की शादीशुदा जिंदगी में ना करें। इन्वॉल्वमेंट जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। इसमें आप खुद से भी लें, मदर इन लॉज जितनी हैं कि आप भी शादी करके आई थी, तो जो आपकी मदर इन लॉ ने आपके साथ किया और वही चीज आप, और उससे अगर आप परेशान हुई थी, वही चीज आप अपने डॉटर इन लॉ के साथ करेंगी, तो डेफिनेटली आप भी परेशान होंगी और वो भी परेशान होंगी। देखिए, कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहता कि उनके बच्चों का घर टूटे। हर माँ बाप ये चाहता है वो हमेशा खुश रहे और साथ में रहे। तो अगर आपको लगता है कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कि आपकी वजह से झगड़ा हो रहा है, तो इट्स बेटर कि बच्चों को बोलें कि आप इंडिपेंडेंट रहो, हम आपके साथ हैं, बट आप इंडिपेंडेंट रहो। वो होता है ना कि रिश्ते इंपॉर्टेंट है, दूर रह के भी निभाए जा सकते हैं अगर दूरियों से प्यार बना रहता है तो। बहुत नाजुक नाजुक बातें हैं, बहुत बारीकी से उसको समझना पड़ेगा, रिश्तों की बातें हैं। और जहां बात रिश्तों की आती है तो भूमिका माँ की भी होती है, पिता की भी होती है, पत्नी की भी होती है, पति की भी होती है, आस पड़ोसियों की भी होती है, कुलीग्स की भी होती है। हर चीज एक संतुलन के साथ बनाए रखना आज की डेट में, जहां हम सब भाग रहे हैं, आसान नहीं है, मगर नामुमकिन भी नहीं। जितने भी प्रश्न आज हमने एडवोकेट सुनीता शर्मा जी से पूछे हैं, वो सारे के सारे आप लोगों से रिलेटेड हैं।
अगर आप एडवोकेट सुनीता शर्मा जी से संपर्क करना चाहें या किसी भी प्रकार के डाउट्स आपके अंदर हैं डिवोर्स को लेकर, कोई भी सजेशंस लेना चाहें तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके ऑफिसेज दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में हैं। उनकी लॉ फर्म का नाम है SPJ एडवोकेट्स, जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट जानकारी देंगे। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे तहे दिल से ये कामना है कि किसी के घर में भी यह शब्द कभी ना आए, डिवोर्स, तलाक, क्योंकि ये सिर्फ एक पति पत्नी के टूटने के नाम को नहीं बल्कि समाज के टूटने का नाम है। आप एक रिश्ते से नहीं बल्कि बहुत सारे रिश्तों से दूर हो जाते हैं, और अगर उस रिश्ते से आपने एक बच्चे को जन्म दिया है तो उसके बारे में सोचिए, उस टूटे हुए समाज में वो कभी कैसे खुश रह सकता है। आज का ये टॉक शो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने विचार लिखें और हमेशा खुश रहें, लेकिन अपने लिए आवाज जरूर उठाएं। मिलते हैं अगले टॉक शो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।